नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस पार्ट नंबर 2 अध्याय 2 स्वतंत्रता जो लिबर्टी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अत्यधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया हो, उन्हें गुलाम बनाया हो या अपने आधिपत्य में ले लिया हो। देखो, अगर जनरल अपन ग्रामीण परिवेश की या अपने खुद के जीवन के ऊपर ही उतारें तो स्कूल और कॉलेजों में ऐसे समूह होते हैं जिसमें अगर कोई लड़का थोड़ा शक्तिशाली है तो वो क्या अपना गुट बना लेता है। जो शक्तिशाली रहता है उसके आसपास मंडराते रहते हैं बाकी सारे जो लड़के हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई संकट आएगा तो ये हमारे काम आ सकता है। तो उसी प्रकार मानव इतिहास में ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जिसमें शक्तिशाली समूहों ने लोगों को या तो गुलाम बनाकर रखा, उनका शोषण किया या फिर उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। जैसे आप सारे इन चीज़ों से विदित हो। तो लेकिन इतिहास हम ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्ष के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो भारत है, फ्रांस है, अमेरिका है, इन आदि देशों ने क्या है अपने जो स्वतंत्रता के लिए है शानदार संघर्ष किया है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन तक देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ देखो, एक मैं बात करूँगा, परिभाषा है पैट्रिक हेनरी की। हेनरी महोदय ये कहते हैं कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। तो उन्होंने स्वतंत्रता को देखो कितनी इम्पोर्टेंस दी है। तो सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण है वो स्वयं करें तथा अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। यानी स्वतंत्रता इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास है वो खुद कर सकें। अपनी जो इच्छा है, अपनी खुद की जो गतिविधि है, क्रियाकलाप है, वो हम अपनी इच्छा से कर सकें, किसी दूसरे के अधीन ना रहे। वही क्या है, स्वतंत्रता है। ना केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। जैसे भारत की बात करें या अगर हम राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो स्वतंत्रता का जो हनन है वो इस प्रकार से भी किया जाता है कि किसी समाज की अगर संस्कृति का विनाश कर दिया जाए तो वो समाज ही क्या है, पतन की तरफ चला जाता है। जैसे अभी भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज पश्चिमी जो सभ्यता उसको एडॉप्ट कर रहा है, उतना ही क्या है, पतन की तरफ जा रहा है। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन के कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। हो सकता है इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती है। क्योंकि आप इसको ऐसे समझो कि प्रत्येक समाज में कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। किसी भी राज्य में देख लो, किसी भी सरकार में देख लो। अब इन नियमों के लिए ज़रूरी है कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे मार्केट में आपको मोटरसाइकिल लेकर चलना है तो उसकी गति नियंत्रित की जाती है कानून के द्वारा कि मोटरसाइकिल की गति वो 50 रहेगी, जो बस है उनकी 60 रहेगी, जो गाड़ियाँ हैं छोटी गाड़ियाँ 4 व्हीलर उनकी 80 रहेगी। अब वो देखो सीमाएँ तय कर देती है, यानी जो कानून है, कानून के द्वारा कुछ सीमाएँ तय कर दी जाती है। लेकिन ये माना जाता है कि ये हमें असुरक्षा से क्या करती है, मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती है जिनसे हम अपना विकास कर सकें। क्योंकि अगर ये कानून नहीं होंगे, ये बंधन नहीं होंगे तो व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई आवारा लड़का है, वो मोटरसाइकिल को चलाएगा 100 की स्पीड में तो खुद तो मरेगा ही मरेगा, दूसरों के जीवन को भी क्या है, खतरे में डाल देगा। तो इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कुछ सीमाएं तय की गई है। अगर सीमाएं तय नहीं होगी तो महिलाओं का, लड़कियों का, समाज के कुछ दुष्कंटक लोग हैं वो बाहर निकलना ही दूभर कर देंगे। उनके ऊपर स्वतंत्रता है उनको, लेकिन स्वतंत्रता है तो उनके ऊपर कुछ सीमाएं भी हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती हो।
तो राजनीति है, राजनीति में स्वतंत्रता एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और ये क्या करती है कि ऐसे सिस्टम विकसित करती है ताकि लोगों के बीच क्या है सामंजस्य, स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य बना रहे। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। यानी कि हम सीमाओं की बात करें, लिमिटेशंस कितनी लिमिट होनी चाहिए कि आज़ादी के ऊपर कितनी लिमिट रखी जाए, तो ऐसी ही इन चर्चाओं के ऊपर आज हम इसमें अध्याय में नज़र डालेंगे। तो पहली इस जो अध्याय में देखेंगे वो है व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है वो स्वतंत्र होने पर ही हो सकता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक की बात आती है यहाँ की, उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जन्मसिद्ध का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक है वो। स्वराज्य और स्वतंत्रता भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों एक ही चीज़ है। तो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता क्या है, प्राकृतिक है। फिर स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों को कि सकारात्मक और नकारात्मक को आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि सकारात्मक है कुछ प्रतिबंध होना स्वतंत्रता के ऊपर, और नकारात्मक है एकदम ही व्यक्ति को खुला छोड़ देना। जैसे अपन बात नहीं करते, किसी का लड़का अगर ख़राब हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि भाई लड़के को ज़्यादा खुला छोड़ दिया इसलिए वो बिगड़ गया, वो क्या है नकारात्मक स्वतंत्रता। और सकारात्मक क्या है कि भाई वो लड़के के ऊपर ध्यान बहुत रखते हैं, उसको आज़ादी तो दे रखी लेकिन बड़ा ध्यान रखते हैं, पढ़ाई में भी वो सहनशील है, खेलने के लिए जाने देते हैं लेकिन क्या है वो पढ़ाई में भी है। और ये नकारात्मक आवारा डोलता है खूब, वो नकारात्मक है। दोनों में स्वतंत्रता है लेकिन ये सकारात्मक वाले कुछ बंधनों के साथ हैं और वो बंधनों के साथ नहीं है। फिर हानि सिद्धांत का क्या मतलब है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें स्वतंत्रता का आदर्श। इन सवालों को जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं शताब्दी के एक महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बुक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा ध्यान रखें कि नेल्सन मंडेला की बुक का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। यानी जो पाठ जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में देखो इन्हीं का ही चित्र दिया हुआ है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिणी अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की है। जो इस बुक में इन्होंने जो सारी चीज़ें बताई है वो इसके बारे में बताई है, रंग भेद की नीति का विरोध। तो रंग भेद की नीति के विरोधी अपने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी थे, उनको भी ये चीज़ महसूस हुई थी दक्षिणी अफ्रीका में ट्रेन यात्रा के दौरान, तो उन्होंने उसके खिलाफ खूब उस समय आंदोलन किए थे। लेकिन ये नेल्सन मंडेला, इनकी ये किताब है, इनमें इन्होंने सारी ये चीज़ें बता रखी हैं। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाना शामिल है। तो इसमें सारे प्रतिबंधों के ऊपर, यानी स्वतंत्रता में क्या है सब प्रतिबंध डाल देगी। यानी स्वतंत्रता पे अगर सारे प्रतिबंध लगा दिए तो फिर वो स्वतंत्रता कहाँ रही, वो तो गुलामी हो गई। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। और ये सारे प्रतिबंध किस आधार पर थे, रंगभेद, गोरे और काले लोगों के बीच रंगभेद के आधार पर। मंडेला जो हैं उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्तों की बाधाओं को दूर करने का जो संघर्ष है वो ही क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। इसी स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला जी ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों में अंधेरे में बिताए थे। कल्पना कीजिए आप अपनी जवानी में किसी आदर्श के लिए, यौवन मतलब जवानी में अपने आदर्श के लिए होम कर देना, मतलब जो अपनी इच्छाएं हैं उनका त्याग कर देना कि मेरी जवानी में ये इच्छा रही है। जैसे मंडेला जी की बात करें, अपने दैनिक जीवन की बात करें तो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने का, गप्पे लड़ाने का, अपना प्रिय खेल खेलने का जब भी वक्त मिले,
तो मंडेला जी बॉक्सिंग को पसंद करते थे। अपने पसंद के कपड़े पहनने का, अपने प्रिय संगीत सुनने का, जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे अन्य उत्सवों को त्याग कर देने का क्या मतलब होता है। यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता के लिए इन सारी चीज़ों को क्या है, त्याग दिया था। कितना, ये कहें कि कितना कठोर बलिदान था ये। कल्पना कीजिए कि आपने ये सब छोड़ दिया है। ये बुक यहाँ आप देख सकते हो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। कल्पना कीजिए कि आपने ये सब छोड़ दिया क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपको एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है। आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो इन्होंने जब आज़ादी के लिए अभियान चलाया, स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया, तो इनको पता नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे या जेल में भी रहेंगे तो कब तक रहेंगे, लेकिन फिर भी ये अपने आदर्शों से डिगे नहीं और स्वतंत्रता के लिए मंडेला साहब ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं आंग सान सू की के लिए, कि गांधी जी के अहिंसा के विचारों प्रेरणा स्रोत रहे हैं। गांधी जी के दो मुख्य हथियार थे, सत्य और अहिंसा। तो उन्हीं में से एक हथियार इन्होंने चुना, उसका नाम क्या था, अहिंसा। तो ये अहिंसा के विचार हैं, इनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे थे। और आंग सान सू की को म्यांमार में उनके घर पर नज़रबंद करके रखा गया था। सू की को अपने बच्चों तक से अलग रखा गया और यहाँ तक कि जब उनके पति की कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी आंग सान सू की को उनसे मिलने नहीं दिया गया। आप कल्पना कर सकते हो कि इन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया होगा। और ये इनकी बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सान सू की, म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता हैं। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उन्हें वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। और आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। वो ये समझती थी भाई जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ तो मेरे को कैसा लग रहा है, वैसा ही जो यहाँ अभी सैनिक शासन के अंडर में जो लोग रह रहे हैं उनको ऐसा ही लग रहा होगा। अपनी पुस्तक का शीर्षक इन्होंने दिया फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। वो ये कहती हैं कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति क्या है, भय से मुक्ति है। कि सैनिक शासन है उसका डर, वो क्या है, भय तो है एक तरह से। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। जब तक डर रहेगा आप अपना स्वतंत्र विकास वो कभी नहीं कर पाओगे। डर रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। यह गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सू की का ये कहना कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अथवा अपने मन के भय से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि साथ के लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। अभी जैसे बात करें, एक कहानी आती है, थोड़ा बता देता हूँ कि एक मेंढक था, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो साथ वाले जो मेंढक थे उसको बोल रहे थे, अरे तू गिर जाएगा, ऊपर से नीचे गिर जाएगा, ऊपर मत चढ़, बड़ा खतरा है, ये है वो है। यानी उसका क्या कर रहे थे, हतोत्साहित कर रहे थे, उनको डिमोटिवेट कर रहे थे। लेकिन आखिरकार में वो जो मेंढक है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जब ये परीक्षण किया गया तो बाद में पता चला कि वो वास्तव में क्या था, बहरा था। तो व्यक्ति क्या है, अपनी जो अंदर की आत्मविश्वास है, अंदर की जो सीमाएं हैं उनको पहचान नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या है वो पीछे रह जाता है। वैसे ठीक जैसे कोई परीक्षा देता है व्यक्ति, तो पहले उसके आस पड़ोस वाले, अरे तेरा थोड़ी होगा यार, उसमें तो बड़ा जो पढ़े लिखे हैं उनका होता है, बड़े जो मास्टर माइंड होते हैं उनका होता है। यानी पहले से उसका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। और जैसे मजाक उड़ाना शुरू करते हैं व्यक्ति क्या है, हार मान लेता है। और यहाँ आंग सान सू की हमें यह कहती है कि अपने मन से भय नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। लोगों की जो प्रतिक्रिया मजाक उड़ाने की, उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें जो करना है वो अपने आत्मविश्वास से करना है।
तो आंग सांग सूकी के अनुसार मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। सबसे पहली जो जीत होगी वो, अगर लड़ाई किसी से लड़नी है तो हमें अपने डर के ऊपर विजय पानी पड़ेगी। परीक्षा का डर, उससे अगर विजय पालोगे तो परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। तो जो डर है उसके ऊपर सबसे पहले हमें सफलता पानी पड़ेगी। आंग सांग सू की और नेल्सन मंडेला की इन 2 पुस्तकों से हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। तो इन्हीं की बात करें तो भारत के संदर्भ में भी देखें तो ब्रिटिश राज से हमने आज़ादी के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए थे, जिनके फलस्वरूप आज जो हमें आज़ादी मिली हुई है, जिसका हम मजाक बनाते हैं, वो वास्तव में ऐसे ही नहीं मिली है। उसके लिए बड़े ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। तो स्वतंत्रता क्या है, इसके ऊपर हम देखते हैं। इस प्रश्न का सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो प्रतिबंध का ना होना या प्रतिबंध का अभाव होना ही इसके अनुसार क्या है, स्वतंत्रता। सीधा सा उत्तर है, स्वतंत्रता का मतलब बंधन नहीं होना या बंधनों का अभाव। तो इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर रहते हुए निर्णय ले सके, यानी वो स्वतंत्र हो, कोई भी निर्णय लेने में क्या हो, संप्रभु हो तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है, यानी किसी के वो दबाव में नहीं हो। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का एक पहलू है। यहाँ इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिबंधों का ना होना यानी बंधनों का ना होना एक पार्ट है स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता नहीं है ये। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, यानी उसकी अभिव्यक्ति की क्या है, आज़ादी मिलना, और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी होता है कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, जो उसकी छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर लाना। और इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी जो क्रिएटिविटी है और जो अपनी एफिशिएंसी क्षमता है उसका विकास कर सकें, उसका डेवलपमेंट कर सकें, यानी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। वो ही क्या है, स्वतंत्रता है, यानी बिना किसी बाधा के व्यक्तित्व का विकास। तो यहाँ ये जो परिभाषा है ना, बाहरी प्रतिबंधों का भाव, ये दी हुई है हॉब्स की। वैसे अगर परीक्षा में आप ऐसे लिखो, 2-3 परिभाषाएं लिख दो तो नंबर अच्छे मिलने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। फिर दूसरी जो हमने यहाँ पढ़ी है कि अपनी जो रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें, यानी एक परिभाषा आती है GDH कॉल की। तो कॉल महोदय ये कहते हैं, बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करने का अधिकारी क्या है, स्वतंत्रता है। और इसी से रिलेटेड एक और परिभाषा देखें हर्बर्ट स्पेंसर की। तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है। और एक परिभाषा और देख लेते हैं, वो आती है मील की। तो मील ये कहता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है उसे, बशर्ते उसके इस कार्य से किसी दूसरे को हानि न हो। यानी मील महोदय ये कहते हैं कि व्यक्ति अपना हाथ घुमा सकता है, उसको हाथ घुमाने की छूट है, लेकिन तब तक की छूट है जब तक कि किसी दूसरे की नाक बीच में नहीं आती हो, वहाँ तक ही छूट है। तो चलो आगे देखते हैं। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा, कि उसके बीच में बाधाएं कम आएगी विकास उसके होने में, और वो अपनी क्षमताओं को क्या है, बाहर निकाल कर समाज का भी भला करेगा और खुद का भी भला करेगा। तो समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण उपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता है, कि हर किस्म की सीमा हो और प्रतिबंध हो तो थोड़ी सी क्या है, दिक्कत होती है। ऐसे में यह जरूर तय करना
जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। कि देखो, अब ज़्यादा बंधन होंगे तो भी समस्या है, बंधन नहीं होंगे तो भी समस्या है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर ज़रूर विचार करना होगा कि किसको छोड़ना चाहिए और किसको स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी है। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य से भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब ये है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है और यह भी देखने की ज़रूरत है कि समाज का कौन सा लक्षण है वो व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या इस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्रों के बीच के संबंधों पर लागू कर सकते हैं। तो इसको देखो, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे लव मैरिज है, तो समाज और जो राज्य है, समाज की बात करें तो समाज ने इसके ऊपर क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। तो हमें ये चीज़ें सारी देखनी चाहिए कि वास्तव में जो समाज ने प्रतिबंध लगा रखे हैं वो सही है या गलत है। तो समाज ने प्रतिबंध इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इनके जो टूटने के, जो बिखराव के, तलाक के संभावित केस हैं वो बहुत ज़्यादा हाइयर होते हैं। तो इनके बीच क्या है, उन्होंने क्या है, इसके ऊपर थोड़ी रोक लगा रखी है। समाज में भी उसको है दृष्टि से देखा जाता। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कई बार क्या होता है, 10th पास करने के बाद बच्चों को शहर भेज दिया जाता है, जैसे 11th क्लास में, तो वहाँ वो आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो उनके लिए तो अच्छी है, वो स्वतंत्रता अच्छी है, लेकिन इस स्वतंत्रता को क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ज़्यादा वो आज़ाद होते हैं तो ज़्यादा बिगड़ते हैं। 11th 12th जो वाली क्लास की जो एज होती है वो ज़्यादा, वो किशोरावस्था होती है और किशोरावस्था तूफान की अवस्था है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और यहाँ जैसे एक और बात करें कि समाज का लक्ष्य ये कि व्यक्ति को चयन करने की स्वतंत्रता दे। बच्चा 10th पास करते ही उसके घर वाले बोलने लग जाते हैं ये साइंस लेगा, ये गणित लेगा, ये आर्ट्स लेगा, यानी बच्चे को यहाँ चयन करने की, निर्णय लेने की या काम करने की जो स्वतंत्रता वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो क्या है, स्वतंत्रता में बाधक बनती हैं। अभी तक हमने स्वतंत्र, थोड़ा ऊपर एक देखो, ये स्वतंत्रता और स्वराज में भी देख लेते हैं। हमने बात करी थी तिलक के, स्वतंत्रता जो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये प्राकृतिक अधिकार के संदर्भ में इन्होंने कहा था। तो स्वराज क्या है, यानी खुद का राज, स्वयं का राज, कि विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन वो स्वराज से अच्छा नहीं हो सकता। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की जो समानार्थी अवधारणा है वो क्या है, स्वराज है। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कई बार कि स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है, स्वराज है। स्वराज का अर्थ है स्वयं का शासन और स्वयं के ऊपर शासन, दोनों हो सकते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर ये क्या है, मूल्य है। यानी हमारी परंपरा है रही है कि हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। इसलिए स्वतंत्रता, जो स्वराज है, स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसे तिलक के जो प्रसिद्ध कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा को प्रेरित किया। स्वराज का आज से अपने ऊपर अपना राज भी है। स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई है। हिंद स्वराज के शब्दों में देखो, जब हम स्वयं प्रशासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। कि दूसरों को ज्ञान देना बड़ा आसान होता है लेकिन खुद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो क्या है, ज़्यादा चीज़ फ़ायदेमंद रहती है। तो हम जब खुद के ऊपर शासन करना सीख जाएंगे वही क्या है, स्वराज है। दूसरों के ऊपर तो शासन करना बड़ा आसान है कि कैसे भी साम दाम दंड भेद के द्वारा, लेकिन स्वयं पर शासन करना, यानी हम लोग हैं, हमारे ही बंधु हैं, उनके ऊपर शासन करोगे वो कैसा शासन है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करती है, स्वतंत्रता से और साथ ही क्या है, मनुष्यता से।
स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्वयं और समाज समुदाय से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। यानी अभी क्या है, व्यक्ति जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक सिस्टमेटिक यानी यंत्रवत हो गया है मनुष्य, उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो उससे क्या है मुक्ति पाना। गांधी जी का मानना है कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना ना होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी जी के हिंद स्वराज लिखते समय थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो स्वराज है, स्वतंत्रता है, वो उस समय भी उसकी वही एक कहेंगे वही मूल्य था, आज भी स्वतंत्रता का वही मूल्य है। यानी स्वतंत्रता हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। वही बंधनों का ना होना ही क्या है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होने का अर्थ है उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाएं। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक क्या है, पहलू है। तो हमने पहले भी बात करी थी, ये इसका पार्ट है सिर्फ स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता नहीं है। दूसरे शब्दों में सकारात्मक पहलू भी है स्वतंत्रता का। और स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता, क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यानी व्यक्तित्व का विकास करती है। कहने का मतलब बिना किसी बाधा के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। और ये विकास कैसे? खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वही व्यक्तित्व का विकास अंदर उसके जो क्षमता है वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है, चाहे वो खेल के रूप में प्रकट हो, कला के रूप में हो, संगीत के रूप में हो। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। भाई प्रतिबंध तो होंगे, बिना प्रतिबंध के तो ये सृष्टि चलेगी नहीं, अराजकता फैल जाएगी पूरे संसार में, ये नियम है। अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो संसार में अराजकता फैल जाएगी, सब जगह लूट खसोट मच जाएगी, हर जगह त्राहिमाम की आवाज़ें आएंगी। और स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। यानी अगर स्वतंत्र नहीं होंगे तो हमारे निर्णय है वो कोई और लेगा, हम निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। जैसे भारत की बात करें तो भारत जब गुलाम था तो उसके संबंधित निर्णय कौन लेती थी? अंग्रेजी सरकार लेती थी। और अब भारत क्या है, स्वतंत्र है, तो अपने निर्णय कौन लेता है? भारत सरकार लेती है। अब यहाँ वाद विवाद संवाद देखो क्या है कि लड़के लड़कियों को ये तय करने की आज़ादी होनी चाहिए वे किससे शादी करें, और इस मामले में अभिभावक को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो डिस्कस होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो प्रतिबंधों के स्रोत क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व है और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। भाई ये प्रतिबंध कौन लगाएगी? सरकार लगाएगी। भाई अभी हम स्वतंत्र हैं तो ये प्रतिबंध कौन लगाएगी? सरकार। अगर राजसी राज में होते तो प्रतिबंध कौन लगाता? राजा। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था ने लगाए। सरकार की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक ज़रूरी माध्यम बन गई है। कैसे? कि भाई हर 5 साल में वोटिंग होती है। अगर मान लो जो शासक हैं, भाई शासक हैं, अभी MLA MP हैं, वो सब शासक हैं एक तरह से, अगर उन्होंने सही काम नहीं किया, अपनी स्वतंत्रता है, अपनी समानता है, उनके अधिकारों की अपनी रक्षा नहीं की, तो 5 साल बाद हम उन्हें हटा देंगे। इसीलिए क्या है, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो
स्वतंत्रता के लिए एक जरूरी माध्यम है। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। भाई ज़्यादा असमानता होगी ना, आर्थिक असमानता, उसके कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकता है। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो, क्योंकि फिर तो क्या है, अराजकता फैल जाएगी, पूरे संसार में लड़ाई झगड़ा, लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो जाएगा। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज व्यवस्था की अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, लेकिन समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं। तो कुछ तो खुल के संघर्ष के रूप में व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग के लिए झगड़ा, जमीन या मकान की लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले आते हैं। कि अभी जैसे कई पद्मावत पिक्चर रिलीज हुई, अभी जैसे पृथ्वीराज चौहान पिक्चर का विरोध चल रहा है, तो जैसे पार्किंग में ही लड़ाई, साइड नहीं दी गाड़ी को तो लड़ाई, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कई बार क्या है, संघर्ष का माहौल पैदा कर देती हैं। जैसे बात बात के ऊपर छोटी सी लड़ाई हो जाती है, किसी ने मान लो चलते समय कोई थोड़ा सा ओवरटेक कर लिया, उसके ऊपर लड़ाई हो जाती है। ये सारे कारण इन्होंने क्या है बताए हैं, मकान मालिक की संपत्ति का लड़ाई झगड़ा, भाइयों में लड़ाई झगड़ा है। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। देखो, ये विचारों में मतभेद होता है, ये एक पक्ष का रहेगा, एक विपक्ष का रहेगा, तो उसको हम लड़ाई में परिणित कर लें, वो बात ठीक नहीं है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम होंगे और आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। भाई जैसे मान लो मैं किसी चीज़ का समर्थक हूँ, तो मैं दूसरे के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि आप भी इसको पसंद करो। जैसे मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी लगती हैं, तो मैं दूसरे को थोड़ी फोर्स कर सकता हूँ। दूसरे को मान लो अक्षय कुमार की अच्छी लगती हैं, तो वो अमिताभ की क्यों देखेगा? यानी हम अपने विचार दूसरे पर थोपने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये स्वतंत्रता बरकरार रह सकती है। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम ये ज़रूरी होता है कि हम अपने विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या हमसे अलग राय रखते हैं। कई बार ऐसे आता है विचार मन में कि यार ये मेरे से सहमत नहीं है, ये इसका कुछ करना पड़ेगा, हर बात में टांग अड़ाता रहता है। तो हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य, अवांछित लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। भाई वाद विवाद से कोई अच्छी चीज़ है वो निकल कर सामने आएगी। दोनों प्रतिद्वंद्वी है जो भी आपस में वाद विवाद करेंगे तो अच्छी चीज़ वाद विवाद और फिर संवाद। बदतर स्थिति में किसी के विचारों से एकरूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए क्या है, कानून बनाया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन से प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है, कौन से नहीं, कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र हैं जिनके सभी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ देना चाहिए। ये सभी गुत्थियाँ हैं वो अनसुलझी है। अगर ऐसा तो कोई क्षेत्र है ही नहीं जिसमें बिना प्रतिबंध के क्या है सबको खुला छोड़ दिया जाए। किसी की सेवा भावी है उसमें आप खुला छोड़ सकते हो, माता पिता की सेवा करनी है, जीव जंतुओं की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, उसमें कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। बाकी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसमें कोई प्रतिबंध न हो। और यहाँ एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी स्वतंत्रता संबंधी विचार आते हैं। तो उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में ये कहा है कि
मेरी ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुष की हो, सभी लोगों और सभी वर्गों की है। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होना है, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। तो ये लाहौर में छात्र सम्मेलन में दिया था इन्होंने भाषण। तो इन्होंने जो बताया वो ये बताया कि सब में क्या है, जो आर्थिक असमानता है वो मिट जाए, जो जातिगत भेदभाव है वो मिट जाए, ठीक है, और जो समाज है वो सब पूरे क्या है, असमानता है उसमें क्या है, दूर हो जाए। स्त्री पुरुष है वो सब क्या है, एक कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, वही क्या है, सच्ची स्वतंत्रता है। तो इसके जो आगे की चीज़ है वो हम बाद में, जो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 उसमें बात करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।